Hello students, welcome to online classes of Adi Career Point. So student, you all know that CBSE has already announced the date for your term 2 examination and your exam will begin from April 26th. आपका एग्जाम अप्रैल 26 से शुरू होगा। सीबीएसई ने ऑलरेडी डेट अनाउंस किया है, लेकिन हाँ आपके अभी जो मेन रूटीन आने वाले हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, एंड आई होप कि सीबीएसई इस रूटीन को भी बहुत ही जल्दी अनाउंस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम कि अब आपको तो अपना रिवीजन शुरू करना है, ठीक है। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे? आपको तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑलरेडी सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है, ठीक है। तो आज हम इसी बेसिस पर आपके लिए हिस्ट्री का एक पीवाईक्यू मैंने लिया है एंड द चैप्टर इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके सब टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को मैं डिस्कस करूंगी, जो कि आपके इस आने वाले एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रिविजन। Different groups express their desires in different ways and made different demands. तो बहुत सारे ग्रुप बहुत सारे डिजायर्स एक्सप्रेस कर रहे थे डिफरेंट वेज में एंड मेड डिफरेंट डिमांड। तो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है विद द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सो दिस इज द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसे आपसे डिस्कस करूं, फिर हम इस क्वेश्चंस को किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आंसर करेंगे उसे भी हम देखेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है 1909 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए इसे दिया गया था। और उसके बाद में 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे बाकी दूसरे माइनॉरिटीज को भी दिया गया। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट थी क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसके बेसिस पर होंगे? दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। तो अब ये जो रिलीजियन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया गया और ये कहा गया कि इन सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम विल कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट देंगे, सिख जो है वो सिख के लिए वोट देगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के लिए वोट देगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट के पीछे मेन मोटिव था डिवाइड, इंडिया को डिवाइड कर देना। किसके बेसिस पे? रिलीजियन के बेसिस पर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, तो अब ये बात आती है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोगों के राइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोगों को राइट्स देंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आया। तो अब इसमें यह कहा गया, तो राइट्स की तो बात सही है, राइट्स तो चाहिए, लेकिन इन सब में क्या राइट टू इक्वालिटी तो मिलेगी, लेकिन ये कहा गया कि जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज को सोशल फ्रेमवर्क में एक प्रॉपर पोजीशन में आने के लिए रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन में कुछ ग्रुप्स का कहना था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। तो अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड क्या है, या फिर डिफरेंट ग्रुप्स ने अपने डिजायर्स को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है कि आपको इसका आंसर किसके रेफरेंस में देना है? द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सेपरेट इलेक्टोरेट वाले प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो चलिए अब आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन, कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे। तो ये जो डिमांड है, डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस देयर डिजायर्स इन डिफरेंट वेज एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स। So this is actually the part of what? This is actually the part of defining rights of minorities, and this demand of separate electorate that was based on this particular defining rights कि how the next constitution, the coming constitution or the independent India's constitution is going to defining the rights of the minorities, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का, वो माइनॉरिटीज के राइट्स को कैसे डिफाइन करेगी,
ठीक है, तो यहां पर भी डिमांड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, और ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी होगी, सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में होगी। ठीक है, so in the Constituent Assembly, the issue of defining rights become a very crucial issue, and lots of questions were raised by our constitution makers that how were the rights of individual citizens to be defined। हमारे constitution makers जो Constituent Assembly के जो members थे, उन्होंने कई सारे क्वेश्चन रेज किए कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिविजुअल के राइट्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा। असेंबली इंटरप्रेटेड माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप। तो असेंबली ने यह कहा कि माइनॉरिटी हम कैसे देंगे, हम इकोनॉमिक टर्म्स में लेंगे। अगर हमको माइनॉरिटी को डिफाइन करना है तो हम इकोनॉमिक टर्म्स में लेंगे, और इकोनॉमिकली जो वीकर ग्रुप होंगे उनको हम माइनॉरिटी कहेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज को हम माइनॉरिटी कहेंगे, रिलीजियस कम्युनिटीज को हम माइनॉरिटीज कहेंगे, एंड ग्रुप विद बैकवर्ड कास्ट को हम माइनॉरिटी कहेंगे। तो असेंबली ने ये इंटरप्रेट किया कि अगर बात आती है कि माइनॉरिटीज के राइट को डिफाइन करना, इंडिविजुअल सिटीजन्स के राइट्स को डिफाइन करना, तो राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन हमें माइनॉरिटीज को भी ध्यान पे रखना है। और इसीलिए अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी किस टर्म्स में होगा, तो माइनॉरिटी आपकी इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप के टर्म्स में होगा, ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो भी माइनॉरिटी में आएंगे, रिलीजियस कम्युनिटी, ग्रुप्स विद बैकवर्ड कास्ट, इन सभी को हम माइनॉरिटी के रूप में इंटरप्रेट करेंगे। नाउ लीडर्स ऑफ द ग्रुप्स एंटिसिपेटेड डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन अब कुछ ग्रुप जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। सो देयर वर ह्यूज डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन इन असेंबली। तो अब जब कुछ लोगों ने कहा कि इन माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो अब इससे मुद्दा जो है वो गर्म हो गया। अब जो है बड़ी डिबेट आ गई असेंबली में कि क्या इस सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करें जो अंग्रेजों ने बनाया है, क्या ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सही है या नहीं है। तो चलिए इसी पॉइंट पर आगे देखते हैं। नाउ डिमांड रेज, तो डिमांड रेज फॉर व्हाट, डिमांड रेज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड किसने किया, बीपी बहादुर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस कास्ट और दलित। अंबेडकर जी ने भी डिमांड किया था डिप्रेस कास्ट के लिए कि उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ अब दूसरे राइट्स के लिए जो बाकी जो दूसरे लोगों के लिए बाकी ने क्या कहा, तो एनजी रंगा जो है ही अर्ज फॉर राइट्स फॉर पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन। उन्होंने कहा कि भाई जो गरीब है, डाउन ट्रोडन सेक्शन है, उनको राइट्स दीजिए। यानी यहां पर इन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स में माइनॉरिटीज को डिफाइन करने के लिए कहा और उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की बात कही। On the other hand, जयपाल सिंह wanted rights for tribal। तो जयपाल सिंह ने कहा कि what about tribals? ट्राइबल्स को भी राइट्स मिलने चाहिए, ट्राइबल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ट्राइबल्स को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था डिफरेंट डिमांड रेस। तो एक तरफ बीपी बहादुर और अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए डिमांड किया। अगर बीपी बहादुर ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जो डिमांड किया, दैट डिमांड डील्स विद द माइनॉरिटीज, तो ऑन द अदर हैंड अंबेडकर ने डिप्रेस कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड किया। तो एनजी रंगा ने पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन के राइट्स को लेकर क्वेश्चन रेज किया। तो जयपाल सिंह ने ट्राइबल्स के राइट्स को लेकर क्वेश्चन रेज किया कि इनके राइट्स क्या हो गए, इनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, इनको भी रिजर्वेशन चाहिए ताकि सोसाइटी पे इकोनॉमिकली और सोशल अपलिफ्टमेंट हो पाए इनका। ठीक है, तो ये थे डिमांड रेज। नाउ अब बात आती है सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे गर्म मुद्दा था सेपरेट इलेक्टोरेट। नाउ अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट, तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्या सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करेंगे। अंग्रेजों ने दिया है और अंग्रेजों ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया है। वो हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, हमारे सोसाइटी को बांटने के लिए, हमारे यूनिटी को डिवाइड करने के लिए। तो क्या हम इसे लेकर चलेंगे, तो कई लीडर्स का कहना था नो, अगेंस्ट में था। So, however, the demand for separate electorates provoked anger and dismay amongst most nationalists। तो ज्यादा से ज्यादा नेशनलिस्ट ने कहा अरे भाई नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है। So, most nationalists saw separate electorate as a measure deliberately introduced by the British to divide the people। Partition had made nationalists fervently
अपोज टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट ने कहा कि ये तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि वो इंडिया को डिवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ पार्टीशन जो ऑलरेडी हो गया, इससे तो ये पता चल गया कि इस सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा नेशनलिस्ट ने कहा कि नो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत ही बर्निंग टॉपिक बन गया था। और एक बात बता दें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी भी टॉपिक को लेकर के बहुत ही डिबेट हुआ, उसके बाद उस पर जो है रेजोल्यूशन पास होता है, फेवर में गया कि नहीं गया, उसके बाद ही उसे एक्सेप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा और उसे हमने इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। तो इन्हीं में से एक केस जो सेपरेट इलेक्टोरेट का हम अभी पढ़ रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी बहस हुई। ऐसे ही नहीं कि अंबेडकर जी ने कहा या बी बहादुर जी ने कहा इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लेते, चलो, ऐसा नहीं था। बहुत ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी भी मैटर को लेकर के, एंड ओनली बहुत ही लिटिल डिबेट, बहुत ही लिटिल कॉन्सेप्ट था, दैट इज मैंने कोई डिबेट नहीं था अगर हम कहें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर। सबने कहा कि हाँ भाई, हमें डेमोक्रेसी चाहिए और इक्वलिटी चाहिए, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एकदम लाना ही चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में तो पूरी असेंबली हो गई। अब कौन कौन से लीडर्स ने अपने क्या क्या यहां पर मुद्दे रखे सामने में, सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में उन्होंने क्या कहा। सो मेनी मेंबर्स लाइक सरदार पटेल, आर.वी. धुलेकर एंड जी.बी. पंत considered separate electorate as a cause of division and against the unity of India। तो हमें इन लीडर्स के नाम अपने आंसर में मेंशन करने कि सरदार पटेल, आर.वी. धुलेकर एंड जी.बी. पंत, इन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट को कहा है कि ये हमारे सोसाइटी को आने वाले टाइम पे बांट देगी, डिवीजन हो जाएगा, एंड इट इज अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सरदार पटेल कंसिडर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट एज पॉइजन। सरदार पटेल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो एक पॉइजन है। अब उनको काउंटर करते हुए पंत जी ने कहा दैट इट वाज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन, ये केवल नेशन के लिए हार्मफुल नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द माइनॉरिटीज। यस, कि जिन माइनॉरिटीज के लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड कर रहे हैं, क्या इससे उनको बेनिफिट मिलेगा? नहीं। अब इस सिस्टम में क्या है कि जो माइनॉरिटीज के होंगे वो माइनॉरिटीज के लिए वोट करेंगे, तो यूनिटी तो बची नहीं। यहां पर जिसको हम, जिस माइनॉरिटी को या फिर अनटचेबिलिटी को, जिस डिफरेंसेस को हम खत्म करना चाहते हैं, उसे खत्म करने के लिए हमको यूनिटी चाहिए। यूनिटी मतलब सब कुछ एक जैसा, सबको, पूरा भारत एक लगना चाहिए। लेकिन अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि माइनॉरिटीज, जैसे कि मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट करेगा, सिख सिख के लिए वोट करेगा, तो अब यहां पर भाईचारा कहां बना रहेगा? भाईचारा तो रहेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा खाली नेशन के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटीज के लिए भी ये बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि माइनॉरिटीज भी सोसाइटी पे एकदम सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी है? इसलिए अच्छा है कि हम इस सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं अपनाएं, क्योंकि नेशन के लिए नहीं, जिस माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए हम डिमांड कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर देम एज वेल। सो इट वाज अ सुसाइडल डिमांड, ये हमारी माने एक सुसाइड करने वाली डिमांड है। ही आर्ग्यूड दैट वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज को पूरी तरह से अलग कर देंगे। एंड ऑब्वियसली आप इमेजिन करके सोचिए कि आज के टाइम पर अगर मान लीजिए इलेक्शन इस बेसिस पर होता कि आप हिंदू हैं, हिंदू के लिए वोट करें, मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट करें, दलित दलित के लिए वोट करें, तो क्या ये सोसाइटी बट नहीं जाती? परमानेंटली बढ़ जाती पूरी तरह से, और माइनॉरिटीज पूरी तरह से सोसाइटी पे आइसोलेट हो जाते एंड मेक देम वल्नरेबल एंड डिप्राइव देम ऑफ एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में उनको बोलने का भी अधिकार बहुत ही कम हो जाता, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा है। और आज इक्वालिटी नजर आती है, आज यूनिटी नजर आती है, लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते तो ये सही नहीं होता। ठीक है, तो ये था आर्गुमेंट जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में दिया गया। नाउ अबाउट कंक्लूजन में, इवन नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। अब बताइए, जिस 1909 में जिन मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, आज के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस समय कंटेम्पररी टाइम पर बन रही है, 1947 से लेकर 46 से लेकर के आपका 1949 के बीच में, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है, तब जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं, we are also rejecting the demand for separate electorate, and among them Begum Aizaz Rasool, जो कि one of the only women, Muslim women
मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। बेगम एजाज रसूल जो कि केवल अकेली सिंगल मुस्लिम महिला थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर, उन्होंने भी कहा कि भाई ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना, दिस इज एक्चुअली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ये खुद को खत्म करने का है। सिंस दे आइसोलेट द माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजोरिटीज, तो मेजोरिटी से माइनॉरिटीज को आइसोलेट कर दिया जाएगा, इसीलिए हम भी इसे एग्री नहीं करते। एंड एट लास्ट देयर इज अ कंक्लूजन दैट कि नहीं, हमें किसी भी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट नहीं करना है। हम चलेंगे तो किस तरह से चलेंगे, हम चलेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस बेसिस पर फिक्स किया, ऑन द बेसिस ऑफ दी, जैसे कि अगर इलेक्शन होता है तो फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने क्या कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है रिजर्व हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जाएगी, लेकिन वोटर्स फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी, वोटर्स जो है वो सभी एक ही कम्युनिटी के, सभी कम्युनिटी के होंगे। वहां पर वो शेड्यूल कास्ट है तो खाली शेड्यूल कास्ट वोटर नहीं होंगे, बल्कि सभी वोट करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिजर्व हो जाएगी शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल टाइप के लिए, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे कंट्री पे रिजर्व नहीं होती है। तो हमारे यहां पर हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी लिया रादर देन सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और जहां यूनिटी को सबसे बड़ा खतरा था, तो उस सिस्टम को नहीं अपनाकर वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड दिस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज गेटिंग रिजर्व फॉर एससी या एसटी के लिए, बट वोटर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटी विल कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट, ठीक है। तो ये था आपका पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप कि आपको पूरे आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए अपनी मोटिवेशन थैंक्स के साथ में। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड please don't forget to like, share, subscribe and give your valuable comments. Okay then, bye everybody, take care.